तो लोकसभा में जिस वक्त ये दूसरे चरण की शुरुआत हुई और एकदम जिस तरीके से जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे मोदी मोदी के नारे लगे, जैसे ही हमने आपको पहले भी जिक्र किया, तो इन चुनावी नतीजों की छाप जो है वो साफ दिखने वाली थी। और जैसे ही देखिए प्रधानमंत्री एंटर किए, मोदी मोदी के नारे लगे। वहीं मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यूक्रेन से जो भारतीय लाए गए हैं उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव का यानी कि चर्चा का नोटिस दिया है कि उस पर चर्चा की जाए कि क्या ऑपरेशन गंगा था, किस तरीके से पूरी टेक्निकलिटीज थी। तो मनीष तिवारी की तरफ से, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की तरफ से यह फिलहाल नोटिस दिया गया है स्थगन प्रस्ताव का कि फिलहाल 0R क्वेश्चन आर को स्थगित करके इसके ऊपर चर्चा करवाई जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी सत्र के दौरान ही विदेश मंत्री जरूर जो है सदन में इस मुद्दे को एड्रेस करेंगे, इसे संबोधित करेंगे। तो कल कहा जा रहा है कि बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन से और यूक्रेन के आसपास की जगहों से भारत लाए गए, उस ऑपरेशन के तहत भारत लाए गए भारतीयों के बारे में पूरी डिटेल देंगे, कैसे पूरा ऑपरेशन था। और ये स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मनीष तिवारी ने दिया था। यूक्रेन पर भारत का रुख रखेंगे एस जयशंकर की भारत आखिरकार इस पूरे मसले को किस तरीके से देखता है, ये ऑपरेशन कैसे था और इस वक्त इस पूरी स्थिति में भारत कहां खड़ा है, इसको लेकर के रुख स्पष्ट करेंगे। हालांकि स्थगन प्रस्ताव का नोटिस आज ही दिया गया था। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ रविंद्र भी मौजूद है। रविंद्र, जिस वक्त ये अभी सत्र शुरू होने में कुछ मिनट बाकी थे, उस वक्त ये चर्चा हो रही थी क्योंकि बजट के बाद दूसरी बार यानी बजट का दूसरा सत्र है और चुनावों के बाद जो है पहली बार ये सत्र बैठ रहा है, तो उसकी झलक साफ देखने को मिलेगी। जिस तरीके का कद प्रधानमंत्री का और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में देखने को मिला है और विपक्ष चारों खाने चित्र जिस तरीके से रहा है, आज वो झलक देखने को मिली भी। देखा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वो अंदर आए, उसी समय मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दोनों अपने सीट पर खड़े थे। पूरे एनडीए एक तरह से कहा जाए कि अपने सीट पर खड़ा था और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो ये झलक आपको दिख रही है। अगर यही सचिन, अगर ये परिणाम उल्टा होता तो विपक्ष की तरफ से हंगामा होता, विपक्ष की तरफ से नारे लगते। लेकिन चूंकि 4 राज्यों में सत्ता में वापसी कर ली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मोरल अप है, केवल आम आदमी पार्टी का मोरल अप है। हालांकि उसके सांसद भगवंत मान खुद ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो सदन में उपस्थित नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आप जाएंगे, वहां पर आम आदमी पार्टी के जो 3 सदस्य हैं उनका जरूर मोरल इसी तरह की दिखाई देगा जैसा कि बीजेपी का लोकसभा में या फिर राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। और जहां तक आपने कहा कि मनीष तिवारी ने यूक्रेन की बात कही है, तो सरकार पहले ही तय कर ली थी। एस जयशंकर का पहले ही एक तरह से कहा गया था, जानकारी थी कि वो सदन के ये सत्र जैसे ही शुरुआत होगी बजट का दूसरा चरण, वो पहले दिन या दूसरे दिन इस पर पूरा विस्तार से जानकारी देंगे सदन को। और जब मिशन यूक्रेन पूरा ऑपरेशन गंगा पूरा हो गया है, सभी भारतीय वहां से वापसी हो गई है, तो डिटेल बताएंगे जयशंकर कल दोनों सदनों में। लेकिन आज का दिन अगर कहा जाए तो मोदी मोदी के नारे और बीजेपी का जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है वो पूरे सत्र में देखने को मिलेगा आज से 11 अप्रैल तक। और रवि त्रिपाठी, यहां पर कोशिश जरूर विपक्ष की तरफ से की गई है, हालांकि ये राहुल गांधी या किसी और की तरफ से की गई होती है, जिन्होंने उस वक्त वो जो वीडियोस ट्वीट किए जा रहे थे कि देखिए मैं आतुर हूं और सबसे पहले मुझे जो है वो जानकारी, हमारी पार्टी को जानकारी चाहिए। खैर वो एक अलग इश्यू होता, लेकिन मनीष तिवारी वो तो खुद पार्टी से थोड़ा अलग और जो है थोड़ा खफा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं मनीष तिवारी एक बार फिर से जान फूंकने की या फिर स्थगन प्रस्ताव देने की, एक्टिव दिखने की। नहीं, देखिए बिल्कुल विपक्ष के पास ये बात तय है कि जो चुनाव में हार हुई है उसके बाद मुद्दे अब तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये मुद्दा शायद दब गया, क्योंकि इसी मुद्दे पर मतदान हुआ और इस पर जब बीजेपी जीत कर आ गई है तो शायद इस मुद्दों को उठाना अब उनके लिए मुश्किल होगा। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन से जो छात्र आए हैं उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर जो नोटिस दिया गया है कि जो 20,000 के आसपास जो छात्रों को लाया गया है उनका आखिर भविष्य क्या, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर सरकार ने क्या प्लान किया है, इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है विपक्ष।
विपक्ष। साथ ही साथ जो ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.5 से घटाकर 8.1 कर दिया गया है, उस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है और दोनों मामले पर नोटिस दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि इनसे जनता का ताल्लुकात है, तो विपक्ष चाहेगा कि जो मुद्दे, खासतौर पर ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता ने अपनी राय दे दी है, उसको छोड़कर अब जो नए मुद्दे हैं, खासतौर पर नया मुद्दा आपको ईपीएफ का मुद्दा है, साथ साथ यूक्रेन से जो छात्र आए उनके भविष्य का मुद्दा है, उनके पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, इस मुद्दों को उठाया जाए। और साथ साथ अभी मुद्दे मिलेंगे, क्योंकि सरकार का हौसला बुलंद है। रविंद्र कह ही रहे हैं कि मोदी के नारे के बाद से आधे और भी जो लोग होंगे, विपक्ष के लोग सामने जो बैठे होंगे, उनका हौसला और पस्त हो गया होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ जहां मुख्यमंत्री हार जा रहा है, उत्तराखंड में जहां मुख्यमंत्री हार जा रहा है और पार्टी जीत रही है, तो सब मानते हैं कि चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे मणिपुर का चुनाव हो, तमाम राज्यों में जहां बीजेपी जीती है, वहां मोदी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और डबल इंजन की बात जहां उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर दोनों ने मिलकर सरकार चुनाव को जीता है, तो मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष तभी नतमस्तक हो जाता है जब सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं। कहा जाता है ना, सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता था, सचिन तेंदुलकर नहीं बोलते। जब पिच पर उतरते थे और खेलते थे तो उनके बल्ले के आगे सब लोग के जो नजर भी आ रही थी ना, वो बंद हो जाते थे। वो जरा सुनिए, वो एम्बियंस, जैसे क्या कहते हैं कई बार, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए प्रधानमंत्री ने एंटर ही किया, और ये देखिए आज तो विदेशी डेलीगेशन भी आया हुआ था, तो वो भी देख के गदगद हो गए होंगे कि जिस तरीके से आज स्वागत किया गया। आखिर का ये क्या चुनावी मशीनरी है या फिर चुनावों के बाद की जो है उनका स्वागत है? एक बार सुनते हैं जरा। की संसदीय खैर इसमें तो कोई शक नहीं है रविंद्र, जिस तरीके का कद बढ़ा है, और रवि ठीक कह रहे थे, अब तो कहीं ना कहीं मुद्दे तलाशने पड़ेंगे। पहले महंगाई की संजीवनी को लेकर के कहा जा रहा था कि देखिए ममता चेहरा होंगी या अखिलेश चेहरा होंगे, पर चारों खाने जिस तरीके से चेतन चुनावों में हुआ है, अब 2024 के लिए भी राह जो है इतनी आसान नहीं रहने वाली विपक्ष के लिए। बिल्कुल, विपक्ष, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी हमेशा ये कहती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो चाहे 14 का चुनाव हो या फिर 19 का चुनाव हो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 2014 के सामने कौन है विपक्ष, या उसका नेता कौन है। और 2024 में भी होगा, क्या ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, या राहुल गांधी अपने खोया हुआ जो ग्राउंड है उसको फिर से पाने के लिए एक नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या वो नेतृत्व करने में सक्षम हो गए उस समय? आपने देखा कि केसीआर भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह के विपक्ष के पास कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं है, सब अपनी अपनी डाल, अपनी डफली, अपनी राग अलाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 की जो राह है आज की तारीख में देखा जाए तो साफ समझ में आता है कि विपक्ष बटा हुआ, और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चेहरा है, उनकी नीतियां हैं और नीति है, उसके दम पर फिर से आसानी से वापसी हो सकती है। हालांकि काफ़ी समय है इस पर, लेकिन आज के हालात में ऐसी वापसी हो सकती है। जहां तक सचिन सदन की बात करें तो देखिए, जब भी विधानसभा के किसी राज्य में चुनाव होते हैं या 2-3 राज्यों में चुनाव होते हैं, उसके पहले का जो सत्र होता है वो काफ़ी हंगामेदार होता है। अब जो चुनाव है, आप जाके गुजरात में चुनाव है नवंबर-दिसंबर, इसलिए ये सत्र उस तरह का हंगामेदार नहीं होगा जिस तरह की उम्मीद है आपको मानसून सत्र में। मानसून सत्र हंगामेदार होगा या विंटर सेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हंगामेदार होगा उस समय। ये पूरा सत्र आप समझिए कि पूरी शांति से होगी। हालांकि अभी जिस तरह के शौक से निकलने में वक्त लगेगा, वो शौक जो कि कहीं ना कहीं इन चुनावों के बाद मिला है। मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.